नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर, अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आप देखें, तो भारत ने चाबहार पोर्ट से अपने आप को बाहर कर लिया है। ईरान का एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट था, जहाँ पर भारत ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, भारत ने अपने आप को वहाँ से बाहर कर लिया है। अब आपको इस खबर की डिटेल्स बताते हैं, क्योंकि ये भू राजनीतिक जो खबरें हैं उसके लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और हालिया भू राजनीतिक दबावों के कारण भारत ने ये बताया जा रहा है कि ईरान से चाबहार पोर्ट से अपनी भागीदारी लगभग अभी समाप्त कर और ये बाहर निकल रहा है, जहां भारत सरकार के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया गया है और कंपनी की वेबसाइट बंद कर दी गई है, जिससे इस रणनीतिक बंदरगाह से भारत की भूमिका खत्म हो गई है। भारत ने पोर्ट के संचालन के लिए ईरान को अपना पूरा 120 मिलियन डॉलर्स का फंड ट्रांसफर कर दिया था और अब पोर्ट ईरान द्वारा भारत की भागीदारी के बिना चलाया जा रहा है। अब सितंबर 2025 में, अगर आपको याद हो, तो अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध को फिर से लागू करने के बाद भारत की भूमिका मुश्किल हो गई। हालांकि भारत को पहले कुछ महीने की छूट मिली थी और ये एक रणनीतिक विड्रॉल है, एक स्ट्रैटेजिक विड्रॉल जिसको कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की कमजोर सरकार का संकेत भी अच्छा। यहाँ से मिलता है। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रैटेजिकली ये कितना इम्पोर्टेंट है और विड्रॉल से क्या फर्क पड़ेगा। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर हैं। संजय, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और ये जो छाबहार पोर्ट से भारत का विड्रॉल, इसे क्या समझा जाए? क्या फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, मोदी जी की कमजोरी है? इसको किस तरीके से देखा जाए, कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखा जाएगा तो ये पूरी तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी का सेटबैक है। ये बात दूसरी है कि शुरुआती सालों में भी इसके ऊपर काफ़ी संदेह व्यक्त किया गया था कि हमको इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कई सारे अरब मुल्क हमारे खिलाफ थे, वो कहते थे कि आप यहाँ पे चीन ईरान को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जहाँ पे आपका एक आदमी काम नहीं करता। हमारे इलाके में इतने सारे लोग काम करते हैं, आपको इस इलाके को तवज्जो देनी चाहिए, ना कि शिया कंट्री को। हिंदुस्तान ने ये सब चीज़ें नहीं सोची क्योंकि उनको पाकिस्तान से हटके हो और वो सीधे क्या अफ़गानिस्तान जा सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजें थी, उनको चाहिए था एक प्रोटेक्शन कि जिससे कि इस माध्यम से अगर कोई समस्या हो उनको कराची में या जो पोर्ट पे आने के लिए, तो उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से हिंदुस्तान ने वो ऑफ़र ले लिया। उस समय भी ईरान के ऊपर दबाव था कि वो किसी तरीके से वो हिंदुस्तान को क्यों दे रहा है, वो रूस को या चाइना को अब ये चाप दे सकता है। परंतु ईरान की सोच ये थी कि हिंदुस्तान अमेरिका करीब ज़्यादा है और इस वजह से अमेरिका की के करीब होने की वजह से ईरान को भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं और फ़ायदे हुए, ऐसी बात नहीं कि फ़ायदे नहीं हुए कई सालों तक। हम्म। और नहीं, लेकिन संजय, अब अगर ये आपको याद हो, हमेशा चाबहार पोर्ट एक भारत की ताकत माना जाता था। अब आज उस ताकत से ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रम्प के दबाव में आकर आज मोदी जी को ये काम करना पड़ रहा है। तो ये क्या एक भारत की एक फिर से रणनीतिक हार नहीं है? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है, ये बात नहीं है। ये जो चाबार पोर्ट है हिंदुस्तान के पास पहली दफ़ा एक ऐसा पोर्ट है जिसको कि हिंदुस्तान ने सँभाला, हिंदुस्तान ने मैनेज किया, ये अपने आप में एक बहुत पक्ष की बात थी और ये संभावना पेश कर रहा था कई सारे इलाकों में अपने को रीच करने का और हिंदुस्तान की एक जो रीजनल पावर होने की जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो रही थी। तो विथड्रॉ अगर करा है और अमेरिकी दबाव में करा है तो ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अगर आप इससे अगर आपको ये व्यापार में इन्वेस्ट नहीं करना था तो इतने साल 10 साल तक आपने क्यों ढोया इसको? अब है ना आप विथड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी कोई 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 भी नीति नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसको सँभालने की, इसको किसी के साथ आगे लिया जाए। नहीं, लेकिन संजय, क्या अगर भारत चाहता तो उसको रेजिस्ट भी कर सकता था? भारत चाहता तो ना विड्रॉ करता? या फिर आपको लगता है कि भारत के पास ऑप्शंस नहीं थे?
हिंदुस्तान के पास ऑप्शंस तो हरदम है, ये कोई छोटा-मोटा मुल्क नहीं है, वेनेज़ुएला नहीं है, 1.4 बिलियन लोग हैं, दुनिया में सबसे बड़ा आबादी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे बड़ा मुल्क है ये। तो अगर हमारे में ताकत ना हो तो हम कुछ कर ही ना पाएँ, परंतु हम अपने को इतना शिथिल क्यों महसूस करते हैं, ये दुःख की बात है। और ख़ास के उस समय जब हमारा जो प्रधानमंत्री है, वो उसके 56 इंच वाला सीना लेके चलता है, तो उसको उसके रहते हुए तो हमें कोई कुछ करना ही चाहिए। परंतु अगर आप देखें तो हर मोड़ पे हम दबाव पे आए हैं और अगर जाबाज से इत्तेफ़ाक नहीं कर रहे थे, तो शुरुआती सालों में हमने क्यों करा? 10 साल तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद हम निकल लिए। और ये अपनी जगह की बात है कि हमको चाबार को चलाने के लिए अपनी पीड़ा का सामना करना पड़ा। पैसे का हरदम है ना चक्कर आया करता था कि जो मनी ट्रांसफ़र होता था, स्विफ्ट के माध्यम से होने में तकलीफ़ होती थी। एक आध दफ़ा तो हमने रूस से भी पैसा लिया है इसको चलाने के लिए। तो इतने कष्ट रहने के बाद एकदम छोड़ देना तो बहुत ही बेअक्ली की बात है कि आप जब पूरे उस मकाम पे पहुँच गए हैं, जब आप उसको काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो तालिबान के साथ भी रिश्ते तैयार बेहतर हो गए। तो तालिबान के माध्यम से हम अफ़गानिस्तान से हम और बाकी सेंट्रल एशिया के मुल्क वापस जा रहे थे। जब है ना इस तालिबान का कब्ज़ा हुआ था बिल्कुल। अफ़गानिस्तान में नहीं, तब हमको इस बात का मुझे खौफ था कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। पर उसको हम लोगों ने ठीक कर लिया था। नहीं, लेकिन एक तरीके से क्या ये एक सरेंडर नहीं है अमेरिका के आगे कि अमेरिका के दबाव में आकर हमने एक अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि को बिल्कुल अपने हाथ से खुद ही कह दिया कि अब हम जा रहे हैं वापस। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ बार-बार कि ना ये बहुत बड़ा सेटबैक है हिंदुस्तान के लिए। ये बात दूसरी है कि हमारे पास है ना चाबहार की बात कोई रणनीति नहीं थी कुछ और करने की। हमने प्लान नहीं करा क्योंकि हमको हरदम अमेरिका का खौफ रहा करता था। पिछले 10 सालों में हमने कितनी दफ़ा जब से ये सरकार आई है, तब से कितनी दफ़ा हमको लगा कि इसको बंद होने के कगार पे है, कुछ होगा नहीं। हमने इस पे ज़्यादा उस पे वो भी नहीं करी। जी, लेकिन अब आपको लगता है कि कोई वापस जाने का कोई गुंजाइश है या कम से कम जब तक ट्रम्प हैं और ट्रम्प की इस तरीके की नीतियाँ हैं, हम वापस कोई ईरान से किसी भी तरीके का कोई समझौता इस पर नहीं कर सकते? मेरे ख़्याल से संभावना बहुत कम है। पहली बात तो मैंने जैसे बताया कि अपना जब आप में कन्विक्शन की कमी हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो बहाना ढूँढेंगे किसी तरीके से अमेरिका का दबाव तो मेरे ख़्याल से एक अपने आप में एक कारण बना है अभी, परंतु इनकी इनकी दिली इच्छा तो बहुत मेरे ख़्याल से कम थी। हमने इन्वेस्टमेंट भी बहुत धीमे करा। हमने बीच में जो हमको ट्रेन लगा चलानी थी चाबहार से मशाद तक, उसको भी हमने ये ईरान के ऊपर छोड़ दिया था कि कुछ करे। तो देखने का मतलब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का जो चाबहार के बारे में एटीट्यूड ये हरदम ये रहा कि अमेरिका के दबाव में रहा। कितना चलाए, कितने किस रफ्तार से चलाए उसके ऊपर। अगर हम चाहते हुँ। तो बहुत तेज़ी से इसको कंप्लीट करके इसको और इस ऐसे लेवल पे आते कि हमें ना लड़ने की क्षमता होती। हमने खुद ही इस तरीके से चलाया कि जिससे कि विथड्रॉ कर सकें और हमें तो इंतज़ार था कि अमेरिका दबाव डाले तो हम उससे विथड्रॉ कर दें। संजय, लेकिन अब विथड्रॉ करने के बाद चाबहार पोर्ट से आपको क्या लगता है कि भारत के लिए किस तरीके की चुनौतियाँ हैं? क्योंकि चाबहार पोर्ट एक गेटवे माना जाता था, मध्य एशिया में और तो इस तरीके के सिनेरियो में अब भारत के लिए क्या होगी? आपको क्या लगता है कि विथड्रॉ करने के बाद भारत के लिए क्या मुश्किलें आ सकती हैं? मुश्किलें तो काफ़ी आएँगी क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चाबहार से करीब 60-70 किलोमीटर दूर ग्वादर है। ग्वादर मिलिट्री पोर्ट है या नेवल पोर्ट है, जो कि चीन उसको मैनेज करता है। ग्वादर से उन्होंने पूरी जो सीपैक की जो शुरुआत होती है, वहीं से होती है। पर आप गौर करिए कि ईरान ने चाबहार उनको ऑफ़र नहीं करा, चीन को नहीं करा जो कि मांग रहे थे और उनके लिए लॉजिकल था क्या उसके को भी अपने साथ रखते, पर वो चाहते थे कि हिंदुस्तान दे। पर हिंदुस्तान ने थोड़ी कमज़ोरी दिखाई और मोदी जी के रहते हुए तो और कमज़ोर हो गया वो। तो ये उम्मीद करते हैं कि ग्वादर ये जैसे चीन के पास है, चाबहार भी थोड़े दिनों में ईरान भी ये इसको दे देगा या खुद उसको संभालेगा। तो हिंदुस्तान की जो पूरी ताकत चाबहार के माध्यम से बन रही थी,
और सेंट्रल एशिया को पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, वो सब अपने आप में खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अभी पिछले कुछ समय से हम एक रिन्यूड इंटरेस्ट ले रहे थे अफ़गानिस्तान में, वो भी अपने आप में थोड़ा शिथिल पड़ने लगी। कि चीजें सुधरने की कोई गुंजाइश आपको लगती है अभी फिलहाल? चीज़ें सुधरने की गुंजाइश तो पूरी तरीके से अमेरिका पे निर्भर करती है। ये एक है ना उनके सरकार के पक्ष में एक अखबार है, जो हर 2 दिन बाद है ना एक ऐसी खबर देता है जिससे स्टॉक मार्केट पे असर होता है। वो आज उसने एक हेडलाइन लगाई है कि हिंदुस्तान का इसके साथ एफटीए हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है भारत के साथ। कह रहे 20 पन्ने पलटती है, 4 पन्ने पलटने बाकी हैं, कंप्लीट होने बाकी हैं। परंतु मुझे इतनी आशा नहीं है जितनी कि इस अखबार को आशा है। पहले वो कह रहे थे कि अमेरिका के साथ समझौता होने वाला है, वो उसमें बोला कि नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके से जब अम्बेसडर आएँगे तो उसके बाद होगा, वो भी खटाई में पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान को इस बात का एहसास है कि बिना अमेरिका के मदद के उनका उद्धार नहीं हो सकता। वो नहीं चाहते कि चीन के साथ ज़रा जुड़ें या एक सीमा के आगे जाएँ। उनको लगता है कि वो चीन के साथ ही उनकी संघर्ष होगा, उनके साथ जो कॉम्पिटिशन है उन्हीं के साथ होगा। तो उनके साथ जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब मैं एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ प्रियंका चतुर्वेदी का, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल इशू भी बन गया है। और प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट साइंड आउट ऑफ चाबहार पोर्ट इन Iran, bending backwards to please one nation at the cost of our own strategic interests. Okay, then. Chabahar Port provides India with a sea land access route into Afghanistan and Central Asia through Iran's eastern borders. The project is considered a strategic venture for developing regional maritime transit traffic to Afghanistan and Central Asia. इस चीज को प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन सकता है? अब तो बजट सेशन भी शुरू होने वाला है। बजट सेशन के दौरान क्या फॉरेन पॉलिसी के तमाम मुद्दे हैं जहां पर भारत ऑलमोस्ट ट्रंप के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है हर चीज में, चाहे वो तेल का मामला हो या फिर अब ये चाबहार पोर्ट का। क्या ये एक बड़ा इशू बन सकता है? देखिए, ये अपने आप में मुद्दा तो उठेगा। ऐसी बात नहीं कि इसको कोई उठाएगा नहीं। पर कितनी तरजीह इसको मिलेगी और पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि अगर ना टैरिफ को रिड्यूस नहीं कर पा रहे, उनसे बड़ा मुद्दा तो मेरे ख्याल से कई सारी इंडस्ट्रीज़ समय बुरे हाल में, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे श्रिम्प इंडस्ट्री हो, चाहे जेम एंड ज्वेलरी हो, लाखों लोग है ना बेरोज़गार हो रहे हैं, कहीं से काफ़ी नुकसान हो रहा है। उसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और वो स्थिति उम्मीद करी जा रही थी जनवरी में अगर नहीं मामला सेट हुआ, तो जो इन सब इंडस्ट्रीज़ का जो नुकसान है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था पे उसपे काफ़ी असर पड़ेगा। संजय, एक और खबर आ रही है, अभी सिद्धांत सिबल ने इसको ट्वीट किया है। और मैं चाहूंगी अगर सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस ट्वीट को आप दिखाएं। सिद्धांत सिबल का एक ट्वीट मैंने आपको भेजा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है, क्योंकि आप अभी घटते वर्चस्व की बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम इंपॉर्टेंट इश्यूज पर हम नहीं बात कर पाते। तो ये जो ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइजेज हो रही थी उसमें भारत की एक भी नेवल शिप प्रेजेंट नहीं है। सिद्धांत सिबल का ये ट्वीट दिखाएं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ईरान, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, इजिप्ट and the UAE take part in what is termed as BRICS naval exercises off the coast of South Africa. No Indian naval ship is present. इसका आपको कारण क्या लगता है संजय? देखिए, बार-बार भारत ये कहता है कि जो ब्रिक्स है समझौता के 5-6 मुल्कों में और बाकी 11 मुल्क और जुड़ गए, वो मिलिट्री कॉम्पैक्ट नहीं है। तो हिंदुस्तान को पूरी आज़ादी है कि वो इसमें ले हिस्सा या ना ले। हिंदुस्तान वो इसको इकोनॉमिक और बाकी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट मानता है, जैसे कि अभी हिंदुस्तान इस समय इसका ब्रिक्स का सरबराह बना है। तो वो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो उसका ओरिएंटेशन है फिर वापस लेकर आएँ। पर मुझे लगता है कि कोशिश है ना सरकार की, ख़ासकर मोदी सरकार की ये है, कोई चीज़ ऐसी ना करें जिससे कि मोदी की स वो डोनाल्ड ट्रंप ना नाराज़ हो जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप अगर आपको याद हो आपको तो ये लग पहली रहा है बार कि कही थी।
नहीं संजय, क्या आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जानबूझकर इसमें भाग नहीं लिया और शायद इसी वजह से वहां भारत की एक भी शिप नहीं है, शिप इज मिसिंग, तो इंडिया हैज मैं तो मिस्ड कह द रहा हूँ, बोट, फिर भारत डोनाल्ड ट्रंप के डर से उस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? अगर आपको याद हो, शुरुआती दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं व्हाट इज फिक्स, मैं इसको आई विल ड्यूरिंग माय टर्म आई विल डिस्ट्रॉय इट, या इसकी इस अंदाज में कुछ बोला था। तो उनको इस बात का एहसास है कि ब्रिक्स में सबसे कमज़ोर कड़ी हिंदुस्तान। और बार-बार जब मैं कहता हूँ कि ट्रंप की ज़ुबान में अगर बोले तो वो कहता है, डज़ इंडिया हैव कार्ड्स? इंडिया हैज़ नो कार्ड्स। ना तेल है, ना पानी है, ना एआई में इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं है। हमारे तो सिर्फ़ ये है कि ये बेरोज़गार युवक हैं जो कि इधर-उधर जाके नौकरी कर सकते हैं। ऐसे माहौल में ये चीज़ें ट्रंप को समझ में नहीं आती। वो तो उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है कि ब्रिक्स को धराशायी कर दें, खत्म कर दें। और अगर इंडिया ने नहीं जॉइन करा है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब यही कि ब्रिक्स को अपने को अलग करने की कोशिश कर रहा है, या उसको नॉन मिलिटेराइज़्ड तरीके से पेश करना नहीं, चाहता लेकिन है। ये कितना खतरनाक संकेत है। हमने चाबहार पोर्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, रशिया से हम अब तेल खरीदेंगे नहीं, ईरान से हम तेल खरीदेंगे नहीं, चाबहार पोर्ट से भी हमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइजेज में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्शन है क्या फिर फाइनली, संजय? नहीं, बड़ी दुःख की बात है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमने जब अपने को ये मान लिया है कि हमारा जो सैल्वेशन है या हमारी जो ज़िंदगी में अगर कोई बदलाव आएगा तो अमेरिका के साथ करीब होने में होगा, तो उसके बाद चारा क्या बचता है? आपकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि किसी तरीके से आप अमेरिका के साथ जुड़े रहें। तो कुछ दिन पहले मैं एक है ना टीवी प्रोग्राम पे था, तो वहाँ पे एक सज्जन कह रहे थे कि हिंदुस्तान को हर चीज़ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए कि अमेरिका के साथ रहने की। चीन ज़्यादा खतरनाक है उनकी नज़र में, क्योंकि चीन से हमारे युद्ध हो चुके हैं, तो इसलिए अमेरिका अगर नाराज़ है तो चुपचाप उससे खामोशी से बेयर करें। ये एक है ना ऐसा मुल्क जिसका अपना स्वाभिमान सबसे सर्वोपरि होता है, वो ऐसी बात लोग बयान नहीं करते। उनको इस बात की परेशानी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान हर किसी सामने घुटने टेक रहा है। बिल्कुल। चलिए, देखना होगा कि किस तरीके से, लेकिन ये जो भी जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं, चाहे वो चाबहार पोर्ट से विड्रॉल का मामला हो या फिर अब ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइजेज में भारत का ना पार्टिसिपेट करना, कुल मिलाकर भारत अपने आप को एक कमजोर देश के रूप में साबित कर रहा है। लेकिन एक चलते चलते बस एक छोटा सवाल, संजय, क्या मोदी जी को ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या जानबूझकर ये सारी चीजों को किनारे कर दिया गया है कि इस पर बात ही ना की जाए? मोदी जी को पूरी बात समझ में आती है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं कि बेवकूफ़ हैं या कुछ ऐसे ही। उनको उन्होंने भी ये मन बना रखा है कि वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जिससे कि अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई हो, या अमेरिका को हर तरीके से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से टैरिफ विथड्रॉ हो जाए। मेरी जो अपनी इत्तला है कि टैरिफ तो विथड्रॉ होने वाले हैं, पर जो उम्मीद कर रहे हैं अमेरिका इस पूरी प्रकरण से या कुछ जो डील में, वो ऐसी है कि सरकार खुल के बात नहीं कर सकती। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। थैंक यू सो